पहले यूएस से, फिर यूएई और अब फिर से यूएस से। इन तीनों ही मैचेस में एक चीज कांस्टेंट थी। वो कांस्टेंट ये थी कि नेपाल लगातार बार बार हार रही है। वेल 3 मैच और 3 बैक टू बैक लॉसेस, मतलब किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं करा था कि आफ्टर सच अ गुड 2025, जब से आप यूरोपियन टूर से काउंट करो या उससे पहले यूके टूर से काउंट करो, उसके बाद एक पर एक सीरीज और नेपाल की क्रिकेट जैसे इंप्रूव होते हुए दिख रही थी, जो माइंडसेट चेंज होता हुआ दिख रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो इस टूर्नामेंट में कहीं से कहीं तक नहीं दिखा है। एक ऐसा टारगेट नेपाल ने बोर्ड पे लगाया था कि ऐसा लग रहा था कि आज तो शायद नेपाल जीत जाएगी। शुरुआती झटके भी दे दिया आपने, मोनांग पटेल को आउट कर दिया, शयन जहांगीर जो कि अच्छे फ्लो में लग रहा था उसको संदीप ने आउट कर दिया, इसके अलावा समित पटेल को आउट कर दिया। लेकिन फिर एक पार्टनरशिप लगती है साई तेजा मुकामला और साथ में जो है मिलिंद कुमार के बीच। T20 में जिस नेपाल ने सबको ये बता दिया कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, वही नेपाल की टीम ओडीआईज में इतनी ज्यादा लचर लग रही है कि मानो ऐसे लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो गया हो। और ये वो नेपाल की टीम है ही नहीं जिनको हमने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा था, 1 महीने पहले ही देखा था, जिसने वेस्ट इंडीज को हराया था और जिसने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करा था। मतलब इस राउंड में 3 के 3 मैचेस नेपाल जो है हार चुकी है CWC लीग 2 का। एंड जिस तरीके से आज हारी है, मुझे नहीं लगता है कि भाई हम लोग जो है इतनी आसानी से इस CWC लीग 2 में टॉप 4 में पहुंच पाएंगे। मतलब आज भी अगर आप देखो, नेपाल क्रिकेट टीम ने बहुत सारी गलतियां जो है वो करी है। मतलब आज बैटिंग थोड़ी ठीक हुई हमारी, तो आज जो है भाई फील्डिंग में गड़बड़ हो गई, बॉलिंग में गड़बड़ हो गई एंड 272 रन हम डिफेंड नहीं कर पाए। मतलब लास्ट मैच में चलो रोहित पौडेल ने कहा था कि हम लोग 30-40 रन शॉर्ट थे, लेकिन आज तो वो 30-40 रन बन गए। एंड मुझे लगता है कि आज भी हम लोग 30-40 रन शॉर्ट ही थे, क्योंकि यूएसए के अगेंस्ट 300 प्लस स्कोर जो है हमें करना चाहिए था। और उसके बाद में क्या होता है कि बीच में कैच भी छूटता है, उसके बाद एक चौका लगता है। ये कुछ क्रंच मोमेंट जो नेपाल ने मिस किए हैं। शुभम रंजने का विकेट जरूर गिर गया, पर वो भी कैच छोड़ के आपने पहले चौका दिया है। ये 8-10 रन तो आपने फ्री के दे दिए। तो कहीं ना कहीं नेपाल की फील्डिंग थोड़ा साथ देती तो मैच में और रोमांच आ सकता था, शायद 10-12 रन बचते लास्ट में। आपने जिस बंदे का कैच छोड़ा, फिर वो चौका भी मार रहा है, आगे चल के छक्का भी मार रहा है। तो ऐसे मोमेंट्स को आप कैपिटलाइज करो। और नंदन यादव की स्ट्रेंथ रहती है कि वो लेफ्टी के लिए राउंड द विकेट आते हैं। यहां पे वो हरमीत सिंह से खा के 2 छक्के फ्री हो गए दीपक भैया। भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ जीत गया 4 विकेट से। अब इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो उस दिन भी तारीफ कर रहा था, मई में भी तारीफ करी थी, जून में भी तारीफ करी थी। 19 मैचेस नेपाल ने खेल लिए हैं, 12 पॉइंट पर नेपाल फंसी हुई है और वो यूएई जो कहीं नीचे थी उसके पास भी 8 पॉइंट हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले मैच वो जीती थी। तो और यूएस जो है वो बिल्कुल ऊपर आज जीत करके बिल्कुल ऊपर पहुंच गई है। सो ये 3 टीम जो इस टूर्नामेंट में थी, इन तीनों टीमों में से सबसे खराब परफॉर्मेंस इस टाइम पर नेपाल की आ रही है और यूएस इज शाइनिंग और वो एकदम टॉप पर होकर बैठा है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट के आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं ये बात बोलूंगा कि नेपाल की बॉलिंग काफी हद तक कमजोर दिख रही है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि नेपाल के बॉलर्स काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब यस, हम हमेशा बैट्समैन के बारे में बात करते हैं, आज भी बात करेंगे बैट्समैन के बारे में। वो प्लेयर है भाई हरमीत सिंह। हरमीत सिंह इस टीम के लिए आकर हमेशा एक नीचे ऐसे सिचुएशन में पहुंचता है जहां उसकी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। आप इस टूर्नामेंट की उठाकर बात कर लो, यहां पर हरमीत ने बॉल से भी स्टार्ट किया है तो 6 विकेट से करता है, नीचे आकर रन बनाता है। अब उस सिचुएशन में भाई लोग कहते हैं फंस जाएगा मैच, पर उन्हें नहीं पता ना कि इस टीम में हरमीत भी बैठा हुआ है। भाई आया, 2 छक्के मारकर पूरा का पूरा मैच फिनिश कर दिया। इसके अलावा भाई देखो, टाइम पर सिचुएशन पर पड़ी तो मोनांक ने भी ऑब्वियसली रन किए थे। मिलिंद कुमार तो हर मैच में ही आते हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। शुभम रंजाने उन्होंने भी उस जगह पर किया, पर आज चलो वो भी वहां पर आउट हो गए, फिनिश करके निकल जाते, बात अलग होती। मिलिंद के 70 रन और साई तेजा के 75 रन, ये वो पार्ट रहा जिसने मैच बनाया और फिनिश किया यहां पर आपके हरमीत ने। 95 पर तीसरा विकेट गिर गया था, तब हम जाके जो है वो जीते। भाई लोग सबसे पहले बॉलिंग के ऊपर बात कर ले एंड उससे भी पहले फील्डिंग के ऊपर बात कर ले। मतलब वो जो कैच छूटा है ना बहुत सारा हमारा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें कॉस्ट कर गई है हमें। मतलब दीपेंद्र सिंह एरी ने कैच छोड़ा, और भी प्लेयर्स थे उन्होंने यहाँ पे कैच छोड़ा, जिसके वजह से यूएसए के जो प्लेयर है ना उनको एक अलग सा कॉन्फिडेंट मिल गया। एंड आप सबको पता है कि भाई ऐसे मैचेस में क्रूशियल टाइम पे जो है वो आपको कैचेस पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। हालांकि संदीप लामिछाने के लिए जो है यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, 3 विकेट इन्होंने लिया
एंड संदीप लामिछाने ने अपना 100% जो है वो दिया है। अगर वो दीपेंद्र सिंह एरी कैच पकड़ लेते तो वहां पे वो मोमेंटम भी थोड़ा अलग हो सकता था। हालांकि उसके नेक्स्ट बॉल के बाद ही दीपेंद्र सिंह एरी ने जो है वो विकेट निकाल लिया। लेकिन कह सकते हो भाई बॉलिंग आज उतनी खास दिखी नहीं है नेपाल की तरफ से। नेपाल का तीसरा मुकाबला आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप लीग 2 में यूएसए के खिलाफ खेला गया, जहां पर टॉस जीता था यूएसए की टीम ने और पहले गेंदबाजी लेने का फैसला किया। नेपाल ने बहुत ही ज्यादा कम रन बनाए, मतलब ओडीआई के हिसाब से कम रन थे, वो 271 रन बनाए और 272 का टारगेट यूएसए को दे दिया। यूएसए वही टीम है जिसने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कमाल की फाइट इंडिया को भी दी थी और सारी टीम्स को दी थी। इस यूएसए ने बड़ी ही आसानी से 4 विकेट से नेपाल को हरा दिया। नेपाल की तरफ से कुशल बुर्तेल ने अच्छी शुरुआत कर दी थी, रोहित पौडेल ने 36 रन बनाया, दीपेंद्र सिंह एरी का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा, 75 रन की पारी उन्होंने खेली। दूसरी पारी की अगर हम नेपाल की गेंदबाजी की बात करें तो संदीप लामिछाने को 3 विकेट मिले। लेकिन दिक्कत वही है शशि कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि टी20 में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद ओडीआईज में इतना ज्यादा खराब ये कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यार ऐसा क्यों लग रहा है कि नेपाल के बॉलर्स पार्टनरशिप ब्रेक करने में काफी अनसक्सेसफुल हो रहे हैं? नेपाल के बॉलर्स जो हैं वो इनिशियल विकेट लेने में काफी अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। एक टाइम पर मुझे याद है जब संदीप लामिछाने मतलब अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा पहले की बात कर रहा हूं, जिस टाइम पर नेपाल कवर नहीं किया करता था, जब मैं लोगों से सुना करता था, तो उस टाइम पर मैंने एक चीज संदीप के बारे में सुनी थी कि संदीप स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं और क्योंकि वो जब जब रिक्वायरमेंट होती है तब तब नेपाल को विकेट लेकर देते हैं। लेकिन अभी वाला जो हिसाब है वो संदीप की अकेले की बात नहीं, ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में ये सबसे बड़ी चीज है जो नेपाल मिस कर रहा है कि सामने वाली टीम बड़े इत्मीनान से धीरे 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 टारगेट की तरफ पहुंच रही है और ऐसा लगता है वो काफी कैलकुलेटिव खेल रहे हैं। का बहुत ज्यादा अंदाजा भी है। स्मिथ पटेल आप देख सकते हैं गुजरात से खेले, अंडर 19 खेले, वर्ल्ड कप तक खेले अंडर 19। उसके अलावा मोना, यार मेरे लिए पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही, आज आपने श्रेयांश जागीर और मोनांग पटेल को जब आउट कर दिया, ऐसा लगा वो सेंस करना चाहिए था। आपके पास लामिछाने है, राजवंशी है, नंदन यादव की मील भाई ने बात करी, यार ये सरफेस पे ना आपको 270 रन डिफेंड करने चाहिए थे। मुझे ओडीआई क्रिकेट में नेपाल का लग रहा है जितने बेहतर आप टी20 में हो, आई थिंक ओडीआई का जो कोड है ना वो क्रैक नहीं कर पाओगे आप ऐसे। यार यूएसए ने आपको कन्विंसिंगली मिलिंद की, आप ये भैया जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चल रही है ना उसके वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर मिलिंद भी हैं और उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। मुकम्मल भी सेम है। यार मैं तो तंग आ गया हूं यार, मतलब जो दीपेंद्र सिंह एरे टाइगर है वो टाइगर इतने इजी कैच छोड़ रहा है। वहां पे शुभम रंजने का कैच होता आपके एक तो 4 रन बचते और उससे पहले जो कैच ड्रॉप किया वो भी लड्डू कैच आपने टपकाया। 3 विकेट में 2 विकेट जो उन्होंने निकाला बहुत इंपॉर्टेंट था। दीपेंद्र सिंह एरी से तो एक ही ओवर करवाया गया जिसमें उसने 9 रन दिए थे। हालांकि पर्सनली मुझे लग रहा है दीपेंद्र सिंह एरी से यहाँ पे जो है और ओवर करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। एंड बॉलर्स वो रन डिफेंड नहीं कर पाए, जहां पे विकेट की नीड थी वहां पे विकेट नहीं निकाल पाया एंड नेपाल क्रिकेट टीम जो है ये मैच हार गई है। हालांकि अगर आप देखो जिस तरीके का पिच था एंड जिस तरीके से नेपाल को स्टार्ट मिला था, बैटिंग में 300 प्लस रन होने चाहिए थे आज हमारे, लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी ने अच्छी बैटिंग की, 75 रन किए। बाकी बैट्समैन ने भी अच्छा इंटेंट दिखाया, लेकिन वो 300 का आंकड़ा जो है क्रॉस नहीं कर पाए हम। एंड नेपाल क्रिकेट टीम 272 1 रन बनाती है, 272 का टारगेट यूएसए को मिलती है एंड हम लोग हार जाते हैं। हालांकि यूएसए के प्लेयर भाई मिलिंद कुमार की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने 70 रन की इनिंग खेली है। वो कैच आपने वहां ड्रॉप किया, वहां 10-15 रन, तो संदीप लामिछाने ने 2 बार आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, वो अगर आप कैपिटलाइज करते और रोमांच आता। दूसरा यह है कि संदीप लामिछाने के 4 ओवर आपने लास्ट तक रोक के रखे, जबकि आपको दिख रहा था कि एक पार्टनरशिप बन रही है, वहां सैंडी से 2 ओवर और निकलवाओ, क्योंकि वो लोग फंस रहे थे, उसकी गुगली पिक करने में दिक्कत हो रही थी। बाद में जब सैंडी बॉलिंग करने आया तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए थे। हालांकि सैंडी ने बॉलिंग फिर भी ठीक की, लेकिन 6 ओवर में 19 ही रन दिए थे सैंडी ने। वहां पर आपको उसको 2 ओवर कंटिन्यूअसली करवाते, वो पार्टनरशिप टूटती, मैच में कुछ रोमांच आता। और जैसा कि भाई वो प्रकाश भाई कह रहे हैं ना, यार ये कैचेस, मतलब नेपाल जैसी टीम रनआउट के मौके बहुत मिस हुए भाई। ऐसी फील्डिंग करते मैंने नेपाल को कभी देखा ही नहीं है कि इतने, मतलब रनआउट के मौके, और सारे के सारे टाइगर मिस कर रहा था, टाइगर के हाथों से बॉलें जा रही हैं। दीपेंद्र सिंह एरे को मैंने इतना ऑफ द कलर फील्ड में देखा नहीं है। आज 100 के अंदर 3 विकेट गिरने के बाद भी यूएस पैनिक नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि यार वो पैनिक हो रहे हैं कि यार 3 विकेट गिर गई है, आज स्कोर भी थोड़ा सा अच्छा लगा हुआ है बोर्ड पर, 1-2 और गिर गए तो मामला जो है वो खराब हो सकता है। वो बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ और उसके बाद 100 प्लस की पार्टनरशिप लगा दी।
तो ये कुछ चीज है जहां पर मुझे लगा कि नेपाल अचानक से स्ट्रगल करने लगा। मतलब इस सीरीज में यस बैटिंग और बहुत सारे अलग अलग इश्यूज रहे हैं, लेकिन ये जो बॉलिंग वाला है इसमें नेपाल को थोड़ा सोचने और समझने की और मैं कहता हूं परेशान होने की जरूरत है कि भाई यूएस के प्लेयर्स इत्मीनान से धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़ते रहे और ऐसा लगा कि कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं थी किसी पर्टिकुलर प्लेयर को लेकर के, मिलिंदो किसी को भी लेकर के। आपने पिछले मैचेस खेले, आपने यूएस को खेलते हुए देखा, आपने देखा कौन सा प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, कहां वीक है, क्या इसका वीक पॉइंट है, कौन 10 के अंदर आउट हो रहा है और नहीं आउट हो रहा है तो वो सीधा 40s और 50s में आउट हो रहा है। तो क्या ऐसा करें कि वो इसके बीच में आप विकेट ले सके उसकी। हम लोग पहले ओडीआई से बता रहे हैं कि नेपाल की टीम को वो परफॉर्मेंस जो उन्होंने टी20 क्रिकेट में दिखाया था वो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं पा रही है। चाहे वो खिलाड़ी देखिए कमोबेश वही है जो आपने टी20 में देखा था, वही खिलाड़ी है। रोहित पोड़ेल, दीपेंद्र सिंह एरी, सोमपाल कामी, कुशल भुरतेल, संदीप लामिछाने, सारे वही के वही खिलाड़ी हैं। लेकिन टी20 क्रिकेट खेलने की इतनी आदत हो गई है नेपाल को कि वो ओडीआई फॉर्मेट में अपने आप को ढाल ही नहीं पा रही है। पहले यूएसए से हारे, फिर यूएई से हारे और फिर एक बार यूएसए से। आज हालांकि थोड़ा पहले 2 ओडीआई से थोड़ा ज्यादा टफ फाइट इन्होंने दिया, अंतिम ओवर तक मैच गई, हालांकि लास्ट ओवर भी नहीं गया था, सेकंड लास्ट ओवर में यूएसए की टीम ने जीत लिया मैच। लेकिन फिर भी आज के मैच में बैटिंग भी थोड़ी अच्छी दिखी, 270 के आसपास रन बना दिए थे। ऐसे में गेंदबाजों से उम्मीद थी कि 270 रनों के जो ये टारगेट मिला है ये डिफेंड कर लेंगे। लेकिन एक बार फिर गेंदबाजों ने वही काम किया जो अब तक दूसरे और पहले वनडे में करते आ रहे थे। निराशा एक बार फिर संदीप लामिछाने एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उसके अलावा कोई भी गेंदबाज, वही गेंदबाज जो टी20 में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, ओडीआई क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। और हम पूरी हो गई है। सो इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया और उस 4 विकेट से जीतने का एक बहुत बड़ा रीजन रहा ड्रॉप कैचेस एंड रन आउट मिस। भाई नेपाल बॉलिंग तो चलो हमने बात कर ली कि बॉलिंग में ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग की काफ़ी हद तक कमी है। कहाँ पर किस ऑपोजिशन के लिए क्या प्लानिंग है, यहाँ पर काफ़ी हद तक नेपाल ऐसा लगा कि स्ट्रगल कर रहा है। उसमें यस कप्तान पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा। उसके साथ साथ 3 ड्रॉप कैचेस, मतलब मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब मैंने दीपेंद्र सिंह आयरी के हाथ से ऐसे बॉल निकलते हुए देखी। हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि देखिए टी20 क्रिकेट का फॉर्मेट ही अलग होता है। वहां पर आपको अलग माइंडसेट के साथ उतरना होता है। बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गेंदों पर बड़े बड़े शॉट लगाए जाए, स्कोर बड़ा किया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको बड़े शॉट लगाने होते हैं लेकिन आपको पारी अपने पारी को बुननी होती है, पारी को आगे बढ़ाना होता है, पार्टनरशिप जमानी होती है। बस यहीं पर नेपाल की कमी रह जा रही है कि आप बड़े पार्टनरशिप में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं।